अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज के लेक्चर में कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर्स में कौमी आमदनी के क्या होती है इसका इंट्रोडक्शन लिया था और कौमी आमदनी के मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था, उनको डिटेल में देखा था। तो आज के लेक्चर में, जो कि लाहौर बोर्ड के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और स्मार्ट सिलेबस में ये टॉपिक शामिल है, तो इस टॉपिक को अच्छे से गौर से इस वीडियो को देखिएगा, डिटेल में समझिएगा। और मेरे इस चैनल को आप अगर नए हैं मेरे इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, कौमी आमदनी की पैमाइश जो होती है ये मुख्तलिफ़ ममालिक के लिए क्यों ज़रूरी होती है, या मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो होते हैं वो कौमी आमदनी की पैमाइश क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन माइंड में जो है वो आता है काफ़ी स्टूडेंट्स के। तो इसकी पैमाइश बेसिकली हम कौमी आमदनी की इसलिए करते हैं क्योंकि हमने किसी भी मुल्क की साल भर की जो तरक्की होती है, उसकी जो ग्रोथ होती है, उसको हमने जज करना होता है, जिसके लिए हम कौमी आमदनी की पैमाइश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मुल्क की कौमी आमदनी 2010 की अगर $7 बिलियन है, और अगर उसी मुल्क की कौमी आमदनी अगले साल 2011 में $10 बिलियन हो जाती है, तो हम कौमी आमदनी की इस वैल्यू से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस मुल्क में जो तरक्की है वो हुई है, उस मुल्क की जो शरह नमू है वो बढ़ी है, उसमें ग्रोथ हुई है, कौमी आमदनी में इजाफ़ा जो है वो हमें नज़र आता है। तो हम बता सकते हैं कि वो मुल्क मुआशी तौर पे तरक्की कर रहा है, उसमें इकनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। और अगर वो कौमी आमदनी जो है किसी मुल्क की हर आने वाले साल में कम होती चली जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा, बल्कि अपने बाकी ममालिक की निस्बत तरक्की में पीछे होता जा रहा है। तो कौमी आमदनी की पैमाइश हम इसीलिए करते हैं कि हम किसी मुल्क की मुआशी तरक्की का अंदाज़ा लगा सकें। तो कौमी आमदनी की पैमाइश के बचे मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, जिनमें पैदावार का तरीका पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आमदनी का तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, और तीसरे नंबर पे अखराजात का तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो हम इन तीनों मेथड्स को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके। तो उनमें जो फ़र्स्ट मेथड है जिसको हम पैदावार का तरीका कहते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। बच्चों, पैदावार का तरीका जो होता है, इसमें आपको नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है थोड़ा सा कि पैदावार मीन्स के किसी मुल्क में एक साल के अरसे में जितने भी अशिया और खिदमात बनती हैं वो उस मुल्क की पैदावार कहलाती है। ठीक है, पैदावार मीन्स के पैदा करना, कि किसी चीज़ को बनाना, दिए गए वसाइल को इस्तेमाल करके कोई चीज़ पैदा करना, कोई नई चीज़ बनाना, इसको हम पैदावार कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। तो इस तरीके में हम उस मुल्क में पैदा होने वाली जितनी भी अशिया और खिदमात होती हैं उनकी हतमी ज़रूरी मालियत को जमा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि एक साल में जितनी भी अशिया और खिदमात पैदा होती हैं हम उनकी कीमतों को जमा कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ किसी कीमत पे बिकती है। इसी तरह हर खिदमत जो दी जा रही होती है उसकी भी कोई ना कोई कीमत होती है। तो हम इन अशिया और खिदमात की तमाम कीमतों को जमा कर लेते हैं और उस साल की उस मुल्क की कौमी आमदनी फाइंड कर लेते हैं। अब आगे डिटेल में अगर हम देखें तो अशिया में मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया हम इंक्लूड करते हैं, जिसमें ज़रूरी अशिया पहले नंबर पे, और ज़रूरी अशिया में जो अशिया हम लेते हैं उसमें ज़राअत से हासिल होने वाली जितनी भी फसलें होती हैं, जैसे कि इसने यहाँ पे कुछ मिसालें दी हुई हैं आपको, गंदम, कपास, दालें, सब्ज़ियाँ, फल वगैरह। तो हम इन तमाम अशिया की, इन फलों की, सब्ज़ियों की, दालों की, मुख्तलिफ़ फसलों की जो कीमतें होती हैं उनको जमा कर लेते हैं। उसके बाद जो अशिया हमारे पास होती हैं, मादनी अशिया भी होती हैं, ऐसी अशिया जो ज़ेरे ज़मीन हमें अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे मिलती हैं, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, कोयला, गैस, नमक, तेल वगैरह। ये सारी की सारी मादनी अशिया कहलाती हैं, और मादनी अशिया को हम इकट्ठा करके इनकी भी कीमतों को जमा कर लेते हैं। और इसके अलावा जो चीज़ें सनत में बनती हैं, किसी फैक्ट्री में बनती हैं, हम उन सारी चीज़ों
को भी इकट्ठा करके उनकी भी प्राइसेस को जमा कर लेते हैं। और सनती अशिया में ये सारी चीज़ें जो आपके सामने हैं, जैसे कि कपड़ा है, मशीनरी है, अद्वियात होती हैं, खेलों का सामान है, उसके अलावा सर्जरी का सामान होता है, कालीन साजी है, बर्तन हैं, ये सारी की सारी सनती अशिया कहलाती हैं, जिसमें फ़र्नीचर भी शामिल है। तो ये सारी अशिया में हम इनको हम जमा करते हैं, तमाम सनती अशिया को मादनी अशिया के साथ और ज़रूरी अशिया के साथ। तो इन सारी अशिया को इकट्ठा करके हम इन सब की कीमत को जमा कर लेते हैं। और इन सारी अशिया के अलावा जो खिदमात होती हैं, जो कि लोगों से हमें मिल रही होती हैं, जैसे कि डॉक्टरों की खिदमात हैं, डॉक्टर हमारे लिए खिदमात सर अंजाम देते हैं। जैसे कि अगर कोई मरीज़ किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो वो डॉक्टर उस मरीज़ को उसकी बीमारी की जो दवा होता है वो तजवीज़ करता है अपने इल्म को इस्तेमाल करके। तो ये एक डॉक्टर की खिदमत होती है किसी भी मरीज़ के लिए, जो वो डॉक्टर पैसों के बदले मरीज़ को फ़राहम करता है। इसी तरह वकीलों की भी खिदमात होती हैं, प्रोफेसर्स की, टीचर्स की खिदमात होती हैं, निजी और सरकारी इदारों के मुलाजमीन की खिदमात होती हैं। और इन सारी खिदमात के बदले वो हुकूमत से तनख्वाह लेते हैं। तनख्वाह खिदमात की कीमत ही होती है, जो कि रुपए की शक्ल में होती है। इसीलिए हम खिदमात की जो कीमतें होती हैं उनको भी जमा कर लेते हैं। तो इसके अलावा जितनी भी मुतफरिक अशिया होती हैं, उन सारी अशिया की भी कीमतों को जमा कर लिया जाता है, जैसे कि मछलियाँ, मुर्गियाँ, हैवानात, जंगलात। और इन पे भी चूँकि हुकूमत आमदनी हासिल करती है, तो वो आमदनी भी जमा कर ली जाती है। इसके अलावा जो हम पार्क्स देखते हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, म्यूज़ियम्स होते हैं, तो हुकूमत ने इनकी टिकट्स भी रखी होती हैं बाज़ दफ़ा। तो वो टिकट्स भी चूँकि हम हुकूमत की आमदनी का ज़रिया होती हैं, तो लिहाजा वो भी कौमी आमदनी में शामिल होती हैं। और इसके अलावा हुकूमत अगर कोई सड़क बना के देती है हमें, तो उस पे टोल टैक्स भी लेती है, तो वो भी एक हुकूमत की आमदनी का ज़रिया है। तो ये सारी मुतफरिक अशिया में आ जाती हैं। तो इस मेथड में जैसे कि आपको आइडिया हो गया है कि इन तमाम किस्म की अशिया को हम इकट्ठा करते हैं और इनकी कीमतों को जमा कर लेते हैं। उनकी जो बाज़ारी मालियत होती है, उनकी कीमत ही होती है, उनको जमा कर लेते हैं। और इसी तरह जो खिदमात होती हैं, उन खिदमात की भी जो है वो सारी की सारी कीमतों को जमा करके हम कौमी आमदनी निकाल लेते हैं। और इस मेथड को हम पैदावार का तरीका कहते हैं। तो पैदावार का तरीका जो होता है बच्चों, इसको यूज़ करने से पहले या यूज़ करते हुए हमें कुछ एहतियातों का भी जो है वो ख्याल करना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि जिनसे हमारी कौमी आमदनी की पैमाइश गलत ना हो जाए। तो उनमें चंद एहतियातें हमें दी गई हैं, जिनको हम देख लेते हैं। जैसे कि दोबारा शुमार ना करना। अब दोबारा शुमार ना करना मीन्स कि अगर आपने एक चीज़ कौमी आमदनी की पैमाइश में जमा कर ली है, तो आपने उसको दोबारा से काउंट नहीं करना, क्योंकि अगर आप उसको दोबारा काउंट करेंगे तो कौमी आमदनी की पैमाइश गलत हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ पहले ही उसकी कीमत ऐड हो चुकी हुई है। अगर आप उसी चीज़ की दोबारा कीमत ऐड करेंगे तो कौमी आमदनी की पैमाइश जो है वो गलत हो जाएगी उससे। इसलिए वो कह रहा है कि दोबारा शुमार नहीं करनी है आपने। किसी चीज़ को अगर एक दफ़ा गिन लिया है तो उसको दोबारा से नहीं गिनना, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ बता रहा है कि अगर आपने किसी चीज़ को काउंट कर लिया ना, तो आपने काउंट करते हुए दो चीज़ें माइंड में रखनी है, दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। एक, उस चीज़ की जो फ़ाइनल वैल्यू होती है, जो बाज़ारी कीमत होती है, या तो उसको जमा करें, या वो जो चीज़ हम लेके आते हैं बाज़ार में, उस चीज़ को बाज़ार में आने से पहले जो मरहलावार उस पे जितना जितना ख़र्चा आता है, हम उस खर्चे को जमा कर लें, तो कौमी आमदनी हमारी सही होती है। मिसाल के तौर पे नीचे उसने एक आपको टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में उसने गंदम की कीमत जो है फ़र्स्ट कॉलम में बताई है। फ़र्स्ट कॉलम में बेसिकली उसने पैदावार का मरहला लिया हुआ है, सेकंड में इजाफी कीमत बताई हुई है, और थर्ड में मुख्तलिफ़ मराहिल पर कीमत बताई हुई है, ठीक है। तो आपने डबल काउंटिंग से बचने के लिए जो सेकंड वाला कॉलम है, इजाफी कीमत वाला, आपने इस कॉलम को मद्देनज़र रखते हुए कौमी आमदनी की पैमाइश करनी है। जो थर्ड कॉलम है ना, इसमें कौमी आमदनी की पैमाइश जो है वो गलत हो जाती है अगर हम थर्ड कॉलम के ज़रिए चलें। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो गंदम की कीमत अगर 2 रुपये है, एक किसान ने गंदम उगाई, ठीक है ना, उसने फ़र्ज़ कर लिया उसने कीमत 2 रुपये लगाई उसकी। जब वो गंदम किसान से आएगा, मार्केट में आएगी, बाज़ार में या किसी आटे की दुकान पे पिसने के लिए आएगी, तो उस पे जो ख़र्चा आता है वो फ़र्ज़ कर लें 1 रुपया आता है। गंदम कीमत 2 रुपये थी और गंदम की आटे में कन्वर्ट होने की कीमत जो है वो है 1 रुपया। उसके बाद आटे से गंदम जब रोटी की शक्ल में जाती है
तो उसकी कीमत जो है वो भी फ़र्ज़ कर लें 1 रुपया उसने यहाँ पे आपको दिखाई है। और इसी तरह रोटी के पकने के बाद जब वो रोटी पकाने वाला उसको फ़रोख्त करता है तो वो अपना मुनाफ़ा भी रखता है। तो फ़र्ज़ कर लें अगर उसका मुनाफ़ा 1 रुपया है, तो हम अगर इन सब को प्लस करें तो हमारे पास 5 रुपये जो है वो रोटी की फ़ाइनल वैल्यू निकलती है, जो बाज़ार में उसकी कीमत होती है। तो या तो आप ये 5 रुपये हर रोटी के जमा करते जाएं तो कौमी आमदनी फ़ाइंड हो सकती है, या आप इन इजाफ़ी कीमतों को जमा कर लें। एक गंदम से लेके एक रोटी बनने तक का जो सफ़र है उसमें जो ख़र्चा आया है वो सारा ख़र्चा इजाफ़ी कीमतें मरहलावार जो हो रही हैं उनको जमा कर लें। थर्ड कॉलम में अगर हम देखें तो थर्ड कॉलम में हमारे पास मिस्टेक क्या होती है, पहली वैल्यू 2 तो गंदम की कीमत ठीक लिखी हुई है इसने, लेकिन दूसरे नंबर पे आटे की कीमत उसने 3 रुपये बताई हुई है, जबकि इस 3 रुपये के अंदर पिछली 2 रुपये वाली कीमत भी शामिल है। तो अगर हम थर्ड कॉलम की लिहाज से कौमी आमदनी की पैमाइश करते हैं ना, तो देखिए आप रोटी की कीमत कहाँ पे पहुँच जाती है, 14 रुपये पे पहुँच जाती है, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट, एक गलत कैलकुलेशन है। इसी तरह आटे की कीमत अगर हम देखें तो फ़र्स्ट कॉलम में 1 रुपया है, जबकि जो उससे अगला कॉलम है उसमें 3 रुपये दी गई है। रोटी की पकाई की कीमत फ़र्स्ट में 1 रुपया है, जबकि आगे 4 रुपये दी गई है। तो इस 4 रुपये के अंदर पिछली जो 3 रुपये है ना आटे की कीमत वो भी शामिल है, वो 3 और अगला रोटी पकाई की 1 रुपये मिला के 4 रुपये इसने बनाया हुआ है यहाँ पे। तो लिहाजा आपने कौमी आमदनी की पैमाइश जब करनी है तो इजाफ़ी कीमतों को जमा करना है, जो कि दूसरे कॉलम में शो करवाया गया है, ना कि मुख्तलिफ़ मराहिल पर कीमतों को जमा करना है। इससे क्या होता है, दोहरा शुमार हमारे पास आ जाता है। अगर हम मुख्तलिफ़ मराहिल पर कीमतों को जमा करते जाएंगे तो हर कीमत में पिछली कीमत भी शामिल होती है, जो कि दोहरे शुमार की वजह बनती है। लिहाजा कौमी आमदनी की पैमाइश करते हुए हमने दोहरे शुमार से बचना है। जो दूसरी हमारे पास एहतियात होती है उसे कहते हैं बिला मुआवजा खिदमात। ये खिदमात वो होती हैं जो कि इंसान किसी के लिए सरअंजाम तो देता है, लेकिन उसके बदले उन किसी से कुछ मुआवजा नहीं लेता। जैसे कि एक उस्ताद जो होता है वो अपनी अगर बेटी या बेटे को पढ़ाए तो उसे फ़ीस नहीं लेगा। इसी तरह एक कपड़े जो है अपने कपड़े को खुद इस्त्री कर लेता है कोई शख्स, बाहर से किसी दूसरे शख्स से बाज़ार से नहीं करवाता, तो वो अपने कपड़े खुद इस्त्री करना उसके लिए बिला मुआवजा खिदमत है। वो खुद को पैसे तो नहीं ना देता उस कपड़े इस्त्री करने के, या अगर हम अपने किसी भाई बहन से अपनी कोई शर्ट इस्त्री करवा लेते हैं तो उसको पैसे नहीं देते। तो ये बिला मुआवजा खिदमात होती हैं। जूते पॉलिश कर लेना, अपने घर में गार्डनिंग कर लेना, फल या सब्ज़ियाँ उगा कर इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, ये सारी की सारी खिदमात होती है बिला मुआवजा खिदमात। और कौमी आमदनी की पैमाइश करते वक्त इन खिदमात की कदर व मालियत को शुमार नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब इन खिदमात की कोई कीमत ही नहीं है तो फिर कौमी आमदनी में इनको शामिल क्यों करेंगे हम। इसीलिए बिला मुआवजा खिदमात भी आपने एहतियात के तौर पे इसको कौमी आमदनी की पैमाइश में इसको बाहर रखना है, खिदमात में शामिल नहीं करना। थर्ड हमारे पास जो एहतियात है वो है मुख्फी या ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ। मतलब इसका ये होता है कि ऐसी हर वो चीज़ जो आपकी नज़रों से छुप के हो रही है, मिसाल के तौर पे जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं ना, इसके अगर आप ये इस पैराग्राफ की लास्ट 2 लाइनें पढ़ें जिसमें वो कह रहा है कि स्मगलिंग है, ज़हीरानदोज़ी है, चोर बाज़ारी वगैरह है, इन सारी कामों से हासिल होने वाली आमदनी होती है वो ज़ेर ज़मीन सरगर्मियों में आती है। लिहाजा इन सारे कामों की वजह से जो कौमी आमदनी का सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हुकूमत के जो कागज़ होते हैं ये उनमें ये काम शामिल नहीं होते, हुकूमत को पता नहीं होता, ठीक है ना। ये 2 नंबरियाँ जो चल रही होती हैं किसी माशरे में जब, तो ये कौमी आमदनी की पैमाइश में ये जो है ना एक गलत इमेज लेके आती हैं चीज़ें। तो इसलिए कौमी आमदनी की पैमाइश करते वक्त इन चीज़ों को हम इसमें शामिल नहीं करते। उसके बाद बच्चों यहाँ तक तो था आपका पैदावार का तरीका, जिसमें 3 एहतियाती हमने डिस्कस की हैं जो कि कौमी आमदनी की पैमाइश करते वक्त हमें पैदावार के तरीके के अंदर हमने इस्तेमाल करनी है। सेकंड हमारा जो मेथड है कौमी आमदनी की पैमाइश का वो है आमदनी का तरीका। तो बच्चों आमदनी आपको पता है कि कोई भी शख्स काम जब कोई करता है ज़हनी या जिस्मानी तो उसके बदले कोई मुआवज़ा लेता है किसी दूसरे से, उस मुआवज़े को ही उसकी आमदनी कहते हैं। तो इस मेथड पे हम देखते हैं कि 1 साल के अरसे में जितने भी आमलीन पैदाइश होते हैं वो साल भर जो काम करते हैं
और उस काम के बदले जो जो मुआवजे लेते हैं हम उन सब को मुआवज़ों को जमा कर लेते हैं, तो हमारे पास उस मुल्क की कौमी आमदनी निकल आती है। अब हमारे पास बच्चों 4 आमिलान पैदाइश होते हैं, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंज़ीम। और ये 4 आमिलान पैदाइश अपने अपने मुआवजे लेते हैं अपने मालिकान से, ठीक है। और इनके मुआवजे क्या होते हैं जी? इनके मुआवजे होते हैं, ज़मीन का जो मुआवजा होता है उसको लगान कहते हैं। जो ज़मीन अगर किसी ने किसी से ली हुई है उधार इस्तेमाल के लिए, तो उसका किराया उसको अदा करना पड़ता है ना, तो वो किराया ज़मीन का लगान कहलाता है। इसी तरह जो मज़दूर काम करते हैं वो अपना मुआवजा लेते हैं उजरत की शक्ल में, सैलरी की शक्ल में, तनख्वाह की शक्ल में। तो मेहनत का मुआवजा या मज़दूरों का मुआवजा उजरत होती है। तीसरे नंबर पर जो आमिल होता है उसे कहते हैं सरमाया। आपका सरमाया जो होता है, आपके पास जो औज़ार होते हैं, जो मशीनरी होती है जिसको इस्तेमाल करके आप कोई चीज़ बनाते हो, कोई खिदमत पैदा करते हो, उसको सरमाया कहते हैं। तो उस सरमाए के बदले जो आपको मुआवजा दिया जाता है वो होता है सूद। क्योंकि अगर आपने किसी का सरमाया लिया हुआ है तो आपने उसको जो किराया देना है, सरमाए का जो किराया होता है वो उसका सूद होता है, ठीक है। सरमाए के किराए को सूद कहते हैं इकनॉमिक्स में। और चौथे नंबर पे जो हमारे पास आमिल होता है, जिसको आजिर भी कहते हैं, जिसको तंजीम भी कहते हैं, वो जो होता है वो अपना मुआवजा मुनाफे की शक्ल में लेता है। तो आजरीन का जो मुआवजा होता है उसको मुनाफा कहते हैं। तो ये 4 आमिलान पैदाइश अपने अपने 4 जो मुआवजे लेते हैं, इन तमाम चारों मुआवज़ों को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, 1 साल के अरसे में जमा कर लेते हैं, तो वो उस मुल्क की कौमी आमदनी कहलाती है। और इस तरीक़े को हम आमदनी का तरीक़ा कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आमदनी का तरीक़ा जब हम यूज़ करते हैं तो इसको इस्तेमाल करते हुए भी हमें कुछ एहतियातें बरतना पड़ती हैं, ठीक है। वो एहतियातों को हम देख लेते हैं, जिनमें पहली एहतियात है इंतकाली अदायगियाँ। इंतकाली अदायगियाँ, इंतकाल का मतलब होता है मुंतकिल हो जाना। ऐसी पेमेंट्स जो आप ट्रांसफ़र कर दो किसी अगले बंदे को और उस पेमेंट के बदले आप उस बंदे से कोई भी सर्विस ना लो या कोई चीज़ ना लो, उसको हम अदायगी, ऐसी अदायगी जो कि आपने मुंतकिल कर दी लेकिन उसके बदले आपने कुछ लिया नहीं, ठीक है, कोई पैदावारी काम नहीं लिया किसी से। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये वो आमदनी होती है जिसके लिए कोई पैदावारी काम ना किया जाए, मसलन पेंशन, वज़ाइफ, तहाइफ, ज़कात, खैरात और इनाम वगैरह। इन तमाम आमदनियों से पैदावार में इजाफ़ा नहीं होता, इसलिए इन्हें कौमी आमदनी में शुमार नहीं किया जाता, ठीक है बच्चों। जैसे कि हम किसी गरीब को जब कोई खैरात सदक़ात देते हैं, कोई मांगने वाला जब आता है तो हम उसको पैसे तो दे देते हैं लेकिन हम उस पैसों के बदले उससे कोई चीज़ तो नहीं ना लेते। तो ये एक इंतकाली अदायगी होती है, आपकी तरफ से मुंतकिल हो जाती है, किसको? उस गरीब को, उस मांगने वाले को। नेक्स्ट हमारे पास जो एहतियात हमने, अच्छा, ये जो इंतकाली अदायगियाँ होती हैं ना बच्चों, ये कौमी आमदनी में आपने शामिल नहीं करनी होती, ठीक है। कौमी आमदनी में से वही पैसे, वही अदायगियाँ आएंगी जिनके बदले कोई चीज़ पैदा हो, जिनके बदले आपको कोई फ़ायदा हो मुआशी तौर पे। नेक्स्ट हमारे पास है गैर कानूनी आमदनी। गैर कानूनी आमदनी बच्चों ऐसी आमदनी होती है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि रिश्वत हो गई। रिश्वत में आपको पता है कि एक काम को करवाने के लिए जब हम किसी को गैर कानूनी तौर पे किसी को पैसे देते हैं तो वो रिश्वत कहलाती है। फिर चोर बाज़ारी है, मीन्स कि अगर एक मोबाइल किसी ने ख़रीदा है, बाज़ार में मार्केट में आया, उस मोबाइल की प्राइस तो कौमी आमदनी में जमा होगी ना पैदावार के तरीके में, लेकिन जब वो मोबाइल चोरी हो जाए और चोरी होने के बाद वही बंदा जब उस मोबाइल को दोबारा बेचेगा तो एक तो वो दोहरे शुमार में आ जाएगी उस मोबाइल की कीमत, और दूसरा चूँकि वो गैर कानूनी है, ठीक है ना, वो आमदनी गैर कानूनी होगी ना, तो लिहाजा वो आमदनी कौमी आमदनी को शामिल करेंगे तो उससे हमारी कौमी आमदनी गलत हो जाएगी। तो इसलिए रिश्वत, चोर बाज़ारी, ज़हीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग वगैरह से हासिल होने वाली आमदनी जो होती है वो शामिल नहीं होती कौमी आमदनी में। तो यहाँ तक तो हमारे बच्चों थे 2 मेथड हो गए हैं कौमी आमदनी की पैमाइश के। पैदावार का तरीका कर लिया हमने और आमदनी का तरीका कर लिया। थर्ड तरीका जो हमारा तीसरा तरीका है कौमी आमदनी की पैमाइश का, वो है अखराजात का तरीका, जिसको एक्सपेंडिचर्स मेथड कहते हैं। और नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया है कि अखराजात, इसमें जो भी शख्स एक साल में करता है अपने ऊपर या अपनी फ़ैमिली के ऊपर, तो हम उस साल में उस पूरे मुल्क में तमाम अफराद के जो खर्चे होते हैं उनको जमा कर लेते हैं, तो हमारी उस साल की कौमी आमदनी निकल आती है। अब खर्चे कौन कौन से होते हैं? ये खर्चे जो हैं इन्होंने यहाँ पे 4 किस्म के इम्पोर्टेंट खर्चे हमें यहाँ पे बता दिए हुए हैं, जिनको कौमी आमदनी की पैमाइश के लिए हमने जमा करना होता है। तो पहले नंबर पे निजी सरफ़ी खर्च है। निजी सरफ़ी खर्च बच्चों कहते हैं
निजी कहते हैं ज़ाती, पर्सनल, आपके प्राइवेट खर्चे जो होते हैं, जो आप अपने ऊपर करते हो। जैसे कि आपने अपने लिए कोई चीज़ ख़रीद ली है, अपने लिए कपड़े ख़रीद लिए हैं, अपने शूज़ ख़रीद लिए हैं, ठीक है, अपने घर पे किचन में जो है वो सब्ज़ी लाने के लिए पैसे खर्च कर लिए हैं, बिजली का बिल पे कर दिया आपने, अपना मोबाइल का पैकेज करवा लिया है, बैलेंस करवा लिया, ये आपका निजी सरफ़ी अखराजात में आते हैं। तो ये तमाम खर्चे जो हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे निजी सरमायाकारी के अखराजात होते हैं। इसमें जो आपकी अपनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है, जो आपने अगर अपना छोटा सा ज़ाती कोई कारोबार शुरू किया हुआ है, आपकी अपनी कोई शॉप है, आपकी अपनी कोई छोटी सी एकेडमी है, आपका अपना स्कूल है, या आपकी अपनी कोई भी कंपनी है, कोई भी कारोबार है जो आपकी ज़ाती है, आपकी पर्सनल है, तो उस पे जो खर्चा होता है वो भी तो आपका खर्चा ही है ना, वो भी तो आपकी इनकम में से ही है ना, तो लिहाजा ये खर्चे भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे सरकारी सरफ़ी और जो है ना सरमायाकारी खर्च होता है, मतलब सरकारी सरफ़ी और सरमायाकारी खर्च, जिसमें हुकूमत की पर्सनल और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाती है, या इसमें कंजम्पशन आ जाती है। जैसे कि हमारी हुकूमत जो होती है वो भी तो पैसे लगाती है अपनी आवाम पे, लोगों को पेंशन्स देती है, तनख्वाहें देती है, फिर वो कोई अगर मुल्क में कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करती है, कोई सड़क बनाती है, कोई डैम बना दिया, कोई रेलवे लाइन बिछा दी, कोई हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना दी, कोई पब्लिक पार्क बना दिया, ठीक है। उसके अलावा हुकूमत ने अपने गवर्नमेंट में जो जितने भी लोग हैं, MNAs हैं, MPs हैं, कौमी असम्बली में जितने भी लोग हैं, अदालतों का निज़ाम चलाना है, वो सारे खर्चे हुकूमत करती है ना। तो लिहाजा जितने भी गवर्नमेंट इदारों के खर्चे होते हैं वो सारी हुकूमत को करने पड़ते हैं, तो इसमें ये सारे खर्चे भी शामिल हो जाते हैं। लोगों के खर्चे प्राइवेट कंजम्पशन में आ जाते हैं, यानी कि निजी सरफ़ी अखराजात में आ जाते हैं, जबकि हुकूमत के खर्चे सरकारी अखराजात में आ जाते हैं। तो ये तमाम किस्म के खर्चे। और चौथे नंबर पे बैरूनी शोबे के अखराजात जो होते हैं, मीन्स के अगर हमारी हुकूमत ने किसी दूसरे मुल्क में कोई सरमायाकारी की है, कोई बिज़नेस किया हुआ है, तो उस पे भी जो हुकूमत को खर्चा आ रहा होता है वो उसका बैरूनी शोबे के अखराजात होते हैं। इसके अलावा हुकूमत जब किसी दूसरे मुल्क की हुकूमत को कोई ग्रांट दे, कोई इमदाद दे दे, कोई कर्ज़ा दे दे, तो वो भी तो उसका खर्चा होता है ना। जिस तरह पाकिस्तान अक्सर बैरूनी ममालिक से या IMF से कर्ज़ लेता है, तो वो जो कर्ज़ है वो IMF का खर्चा है, जो कि IMF बैरूनी शोबे पे कर रही है, जैसे कि किसी दूसरे मुल्क पे कर रही है। तो ये सारे के सारे खर्चे जो होते हैं ये हमारे कौमी आमदनी को फाइंड करने के लिए जो है ज़रूरी होते हैं, अगर हम अखराजात के तरीके से कौमी आमदनी की पैमाइश करें। तो इसमें भी बच्चों जो एहतियात आपने देखनी है वो यही एहतियात बरतनी है कि जो भी खर्चे आपने किसी चीज़ पर आने वाले खर्चे सिर्फ़ एक ही दफ़ा आपने शुमार करने हैं। मतलब अगर कोई शय ख़रीदता है ना कोई शख्स, मतलब अगर आपने अपने लिए मेकअप का सामान ख़रीदा है, वो जो आपने खर्चा किया है ना वो जस्ट एक दफ़ा ही काउंट होगा। अगर आप वही मेकअप का सामान अपनी किसी सिस्टर को या कज़न को सेल करती हो, तो वो जो खर्चा होगा उसकी आपकी सिस्टर का या कज़न का, उसको आपने शामिल नहीं करना, वो डबल काउंटिंग में आ जाएगा। तो इसमें ये एहतियात आपने जो है ना वो बरतनी है कि कौमी आमदनी को जब आपने फाइंड करना है अखराजात के तरीके से, तो ख़र्चों को भी बस एक ही दफ़ा जमा करना है। अगर दोबारा जमा करेंगे तो कौमी आमदनी की जो वैल्यूज़ होती हैं ना वो डबल ट्रिपल हो जाएंगी, क्योंकि एक चीज़ जो है वो लेन देन में कई दफ़ा इस्तेमाल होती है। अगर मैंने किसी से कोई सेल फ़ोन ख़रीदा है, बाज़ार से ख़रीदा है फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो सेल फ़ोन अगर मैंने अपने किसी कज़न को सेल कर दिया, उस कज़न ने आगे अपने किसी दोस्त को सेल कर दिया, उस बंदे ने आगे किसी चौथे बंदे को सेल कर दिया, तो ये सेल होते होते खर्चे तो बड़े ज़्यादा हो जाएंगे। फिर तो कौमी आमदनी की पैमाइश तो फिर कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। तो लिहाजा खर्चों को भी बस एक ही दफ़ा आपने काउंट करना है। 1 साल का अरसा आपने लेना है और उस साल के पूरे अरसे में आपने देखना है कि कौमी आमदनी निकालते हुए इस साल कितने खर्चे हुए हैं हमारे। तो ये मेथड जो था इसको कहते हैं अखराजात का तरीका। तो ये आज के हमने बच्चों 3 मेथड डिस्कस किए हैं कौमी आमदनी की पैमाइश के। तो जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को, जिस दोस्त को अगर समझ नहीं आई मेरे इस लेक्चर की, तो वो दोबारा से इस लेक्चर को सुने एक दफ़ा अच्छी तरह डिटेल से, और कोई भी क्वेश्चन अगर है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और मज़ीद ये है कि आप आने वाले लेक्चर्स में मेरे साथ रहिए, और इंशाल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, सबके लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि दुआ जो होती है वो तकदीर को भी बदल देती है। मैंने आज एक बहुत अच्छी बात किसी अल्लाह के बंदे से सुनी
वो कह रहा था कि अगर आप को कोई परेशानी आ रही है तो आप किसी दूसरे बंदे से दुआ करवाएं, क्योंकि किसी दूसरे की ज़ुबान से आपने कोई गुनाह नहीं किया होता। इसलिए जब वो आपके लिए दुआ करता है तो उसकी दुआ आपके हक़ में ज़रूर कबूल होती है। तो आप सब मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और इंशाल्लाह ताला हमारी फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।